मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थी आज के वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि यदि एक त्रिभुज के तीनों सिरों के निर्देशांक पता हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में एक त्रिभुज दिख रहा है ABC, तीनों सिरों के निर्देशांक पता है, तो किस प्रकार हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे और उस सूत्र का प्रयोग आसानी से प्रश्नों को हल करने में कर पाएंगे। यह एक प्रथम चतुर्थांश में बना हुआ चित्र है। तीन सिरे त्रिभुज के ABC के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3 और y3 हैं। ये आपका त्रिभुज का छायांकित भाग दिख रहा है, नीला नीला। इससे पूर्व पूरा पीला भाग था और इस पीले भाग में कितने भाग थे? एक ये आकृति थी, A, B, Q और P एक समलंब के रूप में। एक आकृति थी B, Q, R, C इस समलंब के रूप में, और उसमें से एक और आकृति नीचे समलंब के रूप में A, P, R, C को माइनस कर दिया, माना इस पीले भाग को हम हटा देंगे तो फिर हमारे पास ये जो छायांकित भाग है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो कौन सी अवधारणा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफल जोड़कर पूरा पीला भाग प्राप्त कर रहे हैं। फिर उसमें से ये नीचे जो समलंब है A, P, R, C इस पीले भाग को घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास त्रिभुज ABC का छायांकित भाग अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब समलंब A, P, Q, B की बात करें तो P, A और Q, B समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि ये दोनों x एक्स पर लंब खींचे गए हैं। तो एक भुजा है y1 और दूसरी भुजा है y2 और बीच की दूरी भी है x2 - x1, क्योंकि O से लेकर Q तक x2 है, O से लेकर P तक x1 है, तो ये बीच की दूरी होगी x2 - x1। इसी प्रकार समलंब Q, R, C, B के लिए समांतर भुजाएं हैं y2 और y3 और बीच की दूरी है x3 - x2। अब समलंब A, P, R, C के लिए समांतर भुजाएं होंगी y1 और y3 और जो बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक x3 है माइनस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, तो x3 - x1। तो हम तीनों समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर दो समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों के योग में से इस पीला पीला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यह समलंब ACRP का क्षेत्रफल है, इसको माइनस कर देंगे। समलंब, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की दूरी, या उसी को कहते हैं समलंब की ऊंचाई। तो समलंब APQB का क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले समलंब APQB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बराबर हो गया 1/2 गुणा y1 धन y2 गुणा x2 - x1। अब दूसरा समलंब राइट BCRQ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हैं y2 और y3 और बीच की दूरी है x3 - x2। और इसी प्रकार जो पीला भाग आपको दिख रहा है त्रिभुज के नीचे, उस समलंब उसका नाम होगा ACRP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा y1 धन y3 गुणा x3 - x1।
अब हमने क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समलंब ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल धन समलंब, दूसरा कौन है, बी सी आर क्यू का क्षेत्रफल। अब इसमें से माइनस करेंगे ए सी आर पी का क्षेत्रफल, समलंब ए सी आर पी का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हमने मान रखने बराबर 1/2। पहला y1 धन y2 गुणा x2 ऋण x1 प्लस 1/2 y2 प्लस y3 गुणा x3 माइनस x2 माइनस 1/2 y1 धन y3 गुणा x3 माइनस। अब इसको सरल करके हम कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ पद इसमें से कैंसिल होंगे, कुछ पद बचेंगे। तो चलिए अब इसको सरल करते हैं। 1/2 तीनों में कॉमन है तो 1/2 के कॉमन ले लेते हैं और गुणा करते हैं x2 y1। एक क्रम ध्यान रखते हैं कि x हम पहले लिखते हैं, प्लस x2 y2, फिर माइनस x1 y1 माइनस x1 y2। इन दोनों को गुणा करने के बाद ये स्थिति है। फिर धन x3 y2 धन x3 y3 ऋण x2 y2 और ऋण x2 y3। उसके बाद चूँकि ये बाहर से माइनस साइन है तो इसको हम माइनस रख के इन दोनों को कोष्टक के अंदर ही गुणा कर लेते हैं। अगले स्टेप में फिर हम इस ऋण चिन्ह से कोष्टक खोलेंगे। तो x3 y1 धन x3 y3 ऋण x1 y1 ऋण x1 y3। बराबर 1/2 x2 y1 धन x2 y2 ऋण x1 y1 ऋण x1 y2 धन x3 y2 धन x3 y3 ऋण x2 y2 ऋण x2 y3 ऋण x3 y1 x3 y1 ऋण x3 y3। ये धन हो जाएगा ऋण चिन्ह x1 y1, ये भी धन हो जाएगा x1 y3। एक बट्टे दो। अब हम समान पद देखें तो x1 y1 कैंसिल हो गया। उसके बाद x3 y3 ये कैंसिल हो गया। फिर दो पद और आपको कैंसिल होने के लिए x1 y3 ये तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, x2 y2 ये कैंसिल हो रहा है, x2 y2। तो आपके पास बच्चे 1 2 3 4 5 6 पद बच रहे हैं। अब हम इनको x1 x2 x3 के हिसाब से लिख लेते हैं। इसमें x1 कौन है, सबसे पहले x1 y3, फिर उसके बाद
माइनस x1 y2, फिर उसके बाद प्लस x2 y1, अब x2 के लिख ले रहे हैं, फिर माइनस x2 y3 और फिर x3 के प्लस x3 y2, फिर उसके बाद माइनस x3 y1। x1 के पहले लिखे, फिर x2 के, फिर x3 के, तो ऐसी स्थिति है। बाकी टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब 1/2 अगर हम x1 कॉमन लें, x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर याद करने के लिए हम इसको रीअरेंज करें सही तरीके से, 1/2 इसको हम x1 y3 की जगह y2 माइनस y3 लिख दें, तो यानी ब्रैकेट के अंदर साइन बदल दें, तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे ये भी हो जाएगा माइनस x2, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर ये माइनस हो जाएगा x3, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इससे आपको ये स्थिति मिलेगी, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आपको इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 3 1 फिर 2 3, इस टाइप से एक क्रम मिलेगा जो आपको याद करने के लिए भी सुविधाजनक होगा। अब सभी में ऋण चिन्ह आ गया, तो ऋण हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ऋण 1/2 ये धन हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब चूंकि चतुर्थांश की स्थिति के हिसाब से आपका त्रिभुज प्रथम चतुर्थांश में ज़्यादा है, द्वितीय में है या तृतीय में है, तो उस हिसाब से ये चिन्ह आपको ऋण या धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, तो इसका चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो अतः हम इसका चिन्ह हटा सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी आप सवाल भी हल करेंगे, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक मिलेगा तो आप उसका ऋण चिन्ह हटा देंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस स्थिति में लिए, माना x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेते हैं, तो हो सकता है कि ये चिन्ह बदल के खुद ही धन आ जाते। अब चूंकि आर्बिट्रेरी हैं, हम किसी को भी x1 किसी y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते थे, तो चिन्ह का बड़ा रोल नहीं है क्षेत्रफल में। तो अगर चिन्ह ऋणात्मक भी आ रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो मैंने ऋणात्मक हटा दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको ये याद रखना होगा, और इसको लिखना कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, और बहुत आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना होगा। अब इतना लंबा है, बहुत बार बच्चे याद करने में गलती कर सकते हैं 1 2 3 के हिसाब से। तो करना क्या, आपको सिंपली आपने लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने शीर्ष होते हैं, 3 बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, आपको वैसे भी याद है, तो 1/2 उसमें भी आता है, यहाँ भी आ रहा है। तो आपने एक कोष्टक लगाना है बड़ा, फिर पहले x, फिर ब्रैकेट, फिर धन x, फिर ब्रैकेट, फिर धन x, फिर ब्रैकेट कर लो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। एक दो बार आप इसको लिख के ट्राई करो, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो अब आपने 1 2 3 का नियम याद रखना, और ब्रैकेट के अंदर आप y माइनस वाई लिख दो, बस y माइनस वाई, y माइनस वाई। अब 1 2 3 का नियम याद रखो, 1 2 3, फिर x1 के बाद क्या आएगा, x2, 2 3 1, देखो 2 के बाद 3 के बाद फिर घूम के 1, फिर x2 हो गया, x2 के बाद क्या आएगा तीसरा, x3, 3 के बाद 1 के बाद 2, 3 के बाद 1 2,
ऐसे आप इसको लिखेंगे। तो इसको रटना नहीं है, तो आप x लिखिए, ब्रैकेट के अंदर y लिखिए और पहले x1 फिर x2 फिर x3। तो ब्रैकेट और बाहर के x को मिला के 1 2 3 का क्रम पूरा कर देंगे। तो इसी प्रकार आप जब सूत्र का प्रयोग करेंगे वहाँ पर भी 3 बिंदु को हम कैसे प्लेस करेंगे अभी हम प्रश्न में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र प्राप्त करना अगर आपने सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखने पर आप वो काम कर सकते हैं। और मुख्यतः आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र याद रखना है। इसको हमने किस प्रकार याद किया लिखने के तरीके से, तो इसका हमें प्रयोग करके प्रश्नों का हल करना होगा।